मित्रों, आपकी बात आपके साथ राकेश मोहन त्यागी यूट्यूब चैनल के इस 13 फरवरी के प्रातःकालीन 209वें अंक में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मित्रों, 144 वर्ष बाद होने वाले इस महाकुंभ के अवसर पर लगातार विभिन्न अंकों के माध्यम से मैं इस महाकुंभ के अंदर लिए गए सुंदर निर्णयों, चाहे वो जनहित, लोकहित, सनातन हित, राष्ट्रहित के जो भी निर्णय हैं उनके बारे में चर्चा करता हूँ, घटनाक्रमों के बारे में भी चर्चा करता हूँ तथा साथ ही महाकुंभ के ऐतिहासिक, धार्मिक व अन्य जो उसके पहलू हैं इन पर भी आपके समक्ष में लगातार चर्चा करने का प्रयास करता हूँ। मित्रों, आज भी मैं इस महाकुंभ के अवसर पर उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के प्रमुख विषय जो जिस दिन से उन्होंने उत्तर प्रदेश की कमान संभाली है उनकी प्राथमिकता में सबसे ऊपर रहा। कानून व्यवस्था को तो हम देखते ही हैं, लेकिन एक विषय जो कहीं ना कहीं उस समय के जनमानस के मन को मथता था और बहुत पीड़ा भी देने का काम करता था कि किस प्रकार गौवंश को लगातार समूल नाश करने का जैसे उस समय की तत्कालीन सरकारों ने निर्णय लिया था और उनका किस प्रकार से उनको प्रताड़ित कर उनको काटने का काम होता था, वह हम सब ने देखा। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के मुख्यमंत्री के पद पर बैठने के बाद वह कार्य बंद हुआ और ऐसे इस कारण जो निराश्रित गौवंश की वृद्धि एक साथ हुई, उस निराश्रित गौवंश को भी संरक्षण और संरक्षित करने का प्रयास लगातार सरकार ने शुरू किया। और हम सब देख रहे हैं कि जो शुरू में कितनी निराश्रित गौवंश की अधिकता थी, धीरे धीरे विभिन्न गांव में बनने वाली गौशालाओं के माध्यम से उसको संरक्षित करने का काम किया। लेकिन अभी भी बहुत बड़ी मात्रा में गौवंश सम्मानजनक ढंग से अपना जीवन यापन नहीं कर पाता है। आप देखते होंगे किन्हीं ना किन्हीं कारणों से शहरों में व कस्बों में ऐसा निराश्रित गौवंश कूड़े के ढेरों में अपना भोजन प्राप्त करते हुए देखकर हम सबके मन को अतीव कष्ट का अनुभव होता हो। मित्रों, लेकिन इस महाकुंभ के अवसर पर आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के कुशल नेतृत्व में पशुधन विकास व दुग्ध विकास मंत्री, कैबिनेट मंत्री श्रीमान माननीय धर्मपाल सिंह जी भी लगातार विगत कई वर्षों से इस विभाग को बड़ी सुंदर तरीके से और बहुत ही कठिन मेहनत के साथ निराश्रित गौवंश को संरक्षण करने का जिस प्रकार काम कर रहे हैं वह भी एक अतुलनीय उदाहरण है। कैबिनेट मंत्री के रूप में आदरणीय मंत्री जी ने अपने क्षेत्र में नहीं उत्तर प्रदेश में इस समस्या से जूझने का जिस प्रकार से काम किया और उस काम को जो कुछ निर्णय लिए इस महाकुंभ के अवसर पर उनके विभाग के द्वारा वह बहुत ही प्रशंसा योग्य है। और हम सबको धन्यवाद भी देना चाहिए कि इस पवित्र स्थान पर इतने पवित्र मन से, पवित्र हृदय से जो पवित्र निर्णय लिए गए हैं, अब हम सबका भी ये कर्तव्य है कि हम सब भी सरकार के साथ कंधे से कंधा भिड़ाकर इस संस्कार युक्त गौवंश संरक्षण के कार्यक्रम में जैसा भी हो सके, जहाँ भी हो सके अपना सहयोग दें, क्योंकि ये एक बहुत बृहद कार्य है। इसको कोई भी सरकार कितना ही बजट दे दे पूरी तरह से नहीं कर सकती जब तक इसमें समाज व गौवंश को और गौ पालन के संस्कारों को, संरक्षण को हम अपने जीवन में, अपने बच्चों के जीवन में, अपने समाज के जीवन में संस्कार के रूप में अगर उन्हें नहीं उकेरेंगे, उन्हें नहीं समझेंगे और उस आधार पर इस कार्य में सहयोग नहीं करेंगे, समाज का कार्य है।
कहीं ना कहीं। और समाज को एनजीओ के माध्यम से, सामाजिक संगठनों के माध्यम से, ग्राम पंचायत के माध्यम से, कुछ युवाओं के समूह बनाने के माध्यम से हम जहाँ भी हैं अपनी गौशालाओं को बढ़िया कर सकते हैं। उसको आर्थिक रूप से आर्थिक रूप से सबल करने में, संपन्न करने में और स्वावलंबन के आधार पर आर्थिक रूप से स्वावलंबन का काम करने में सहयोग दे सकते हैं। मित्रों, ये सब कार्य भी हमको चिंता करनी चाहिए। मित्रों, मैं आज चर्चा करूंगा इसी संबंध में महाकुंभ के अवसर पर पशुपालन विभाग द्वारा लिए गए कुछ सुंदर निर्णयों की। सबसे महत्वपूर्ण निर्णय, निराश्रित गौवंश के जो सरकार मानदेय देती है उसको बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। और गौवंश के जो उत्पाद हैं, खास तौर से गौमूत्र व गोबर, इनका औद्योगिक उत्पादनों में प्रयोग करने के लिए दिशा निर्देश जारी करने का काम किया गया है। ये भी बहुत सुंदर निर्णय है। और साथ ही जो सबसे बड़ा निर्णय जो लिया है, मैं समझता हूँ, वह निर्णय है कि गौपालन व गौ सेवा के संस्कारों से संबंधित पाठ्यक्रमों को बचपन से लेके आने वाली पीढ़ी के केजी से लेके पीजी तक के हर कक्षा में पाठ्यक्रमों के माध्यम से इस विषय को रखा जाए और ये विषय आने वाली पीढ़ी के मन मस्तिष्क में उकेरा जाए और एक बस संस्कार के रूप में उसके जीवन में शामिल हो, जो कि कहीं ना कहीं पीछे के जीवन में जो पीढ़ी गुजरी हैं, मशीनीकृत खेती के युग में जिन्होंने जन्म लिया है, वह नहीं समझ पा रहे हैं कि गौवंश और गौ माता का इस जीवन में, हमारे सबके जीवन में क्या महत्व है। हम सब ने वह युग नहीं देखा है कि किस प्रकार के हमारे घर से माताएं बहनें, जब हमारे परिवार के लोग खेत में हल चलाने अपने बैलों के साथ जाते थे और उनको जब भोजन जाता था तो उनसे भोजन बड़ा और आटे के बड़े बड़े आधा किलो के गुल्ले, मिठाई के डेले, साथ ही मोटी 2 रोटी किस प्रकार बैलों के लिए अलग से जाती थी और बड़े निर्देश के साथ माताएं बहनें देती थी कि इन बैलों को जो हल चला रहे सुस्ता रहे होंगे उनको पहले खिलाना, इसके बाद तुम सब नाश्ता करना। किस प्रकार दोपहर में आकर हमने देखा, वह इस पीढ़ी ने नहीं देखा है लेकिन पुरानी पीढ़ी को जरूर ध्यान होगा, किस प्रकार दोपहर में तपती धूप में जब आते थे बैल, उनको मुकरा के और कैसे कुएं पे जाके रस्सी बाल्टी लेके और किस प्रकार फूल की पीतल के तसले में बड़े सम्मानजनक ढंग से उन बैलों को जल पिलाने के बाद उस बचे हुए जल से अपना मुंह हाथ धोकर अपने को बड़ा पुण्य का सहभागी समझते थे। वह हमारे माता पिता थे ऐसे लोग, और बैल को छाया में बांधकर उनको सानी आनी कर ये भाव, फिर इसके बाद स्वयं फिर भोजन ग्रहण करते थे। ये स्थान था गौवंशकार गौ माता का। गौ माता, गौवंश हमारे परिवार के एक अंग के रूप में रहते थे। दुर्भाग्य से यदि किसी किसान का बैल यदि मृत्यु को प्राप्त हो जाता था तो ऐसे घरों में देखा है कि एक दिन रोटी नहीं बनती थी, बच्चे रोते थे, बड़े बूढ़े भी रोते थे, जैसे कि परिवार का कोई सदस्य चला गया। वह जो दृश्य हैं, वह जो सीन है, वह कहीं ना कहीं नई पीढ़ी ने नहीं देखे हैं, वह इसकी महत्ता नहीं समझता। इस महत्ता को समझने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री आदरणीय धर्मपाल सिंह जी व उनके मंत्रालय द्वारा जो महाकुंभ के इस पवित्र स्थल पर जिस पवित्र भाव से ये पवित्र निर्णय लिया गया है, इसकी जितनी भूरी प्रशंसा की जाए वह कम है। जब पाठ्यक्रमों में ये सारी व्यवस्थाएं, ये सारे गौपालन के संस्कार के जो बीजारोपण बचपन से हमारी नई पीढ़ी के मन मस्तिष्क में अंकुरित होंगे तो निश्चित ही आप देखेंगे ये समस्याएं एक सहज भाव से हल होती हुई नजर आएंगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ इस समय भी नहीं हो रही है। जो समस्या की विकरालता आज से 3-4 वर्ष पूर्व थी वह आज नहीं है, और धीरे धीरे हम देखेंगे आने वाले समय में वह
नहीं रहेगी। लेकिन इसके लिए समाज को भी अपनी जिम्मेवारी उठानी होगी। यदि हम लोग कुछ चारा दान दे सकते हैं तो दें। हमारे यहाँ जन्मदिन है, विवाह है, तो हम अन्य गैर जरूरी चीज़ों में बहुत बेफालतू का खर्च करते हैं। तो उस खर्च में से हम 2100, 1100, क्या 500 रुपया भी अपनी गौशाला जो गांव में है उसको देकर चारे आरे के लिए दे सकते हैं। एक प्रचलन, ये भी चलन हम बना सकते हैं। हम मृत्यु भोज है व अन्य कहीं कोई ऐसे कार्यक्रम हैं उनमें जो, और शादी विवाह का हम देखते हैं बहुत खाद्य पदार्थ बचते हैं। उन खाद्य पदार्थों को हम सुरक्षित कर गौशाला भेजने की व्यवस्था कर सकते हैं, लोगों को प्रेरित कर सकते हैं, ऐसी प्रेरणा दे सकते हैं। ये कार्य करने में कोई बहुत बड़ा खर्चा नहीं है मित्रों। और 10वां 13वीं जैसे पर्वों पर जो हम खर्च करते हैं, एक जाने अनजाने एक दूसरे की होड़ा होड़ी, उसको कम कर उस खर्चे को हम इन मूक निराश्रित गौवंश को दान देकर अपने पूर्वजों को श्रद्धांजलि भी देने का काम कर सकते हैं। यदि ये छोटी छोटी बातें, संस्कार हम अपने जीवन में आने वाले समय में उतारेंगे तो देखेंगे कि हमारी गांव की गौशाला बहुत सुंदर, बहुत व्यवस्थित, और वहाँ का गौवंश जितना प्रसन्न होगा, वह प्रसन्नता का आप जरा एक बार जाएं गौशाला में, कुछ सेवा करें, कुछ ले जाकर दें, तो किस प्रकार वह पशु आपसे प्रेम करेंगे, आपके मन को बहुत ही अच्छा लगेगा। आज के इस अंक में मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले आप सबको जानकारी देना चाहता हूं कि अगले अंकों में मैं 2 अंकों में आपके सबके समक्ष 2012 का जो अर्ध कुंभ प्रयाग में हुआ था, और इस समय 2025 में 12 वर्ष बाद जो महाकुंभ हो रहा है, इसके बीच में से देश के अंदर राजनीतिक, सामाजिक जीवन, आर्थिक व अन्य क्या क्या परिवर्तन हुए, उन परिवर्तनों के बारे में मैं 2 अंकों में आप सबके समक्ष चर्चा करूंगा। मेरा अनुरोध है इन चर्चाओं को सुनने के लिए आप सब पूरा सुने, लाइक करें, शेयर करें, तथा जिन मित्रों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वह चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री वाल्मीकि भगवान, भारत माता की जय।